पिछली, लेकिन अफसोस ये है कि पिछली रिकॉर्डिंग भी आप लोग बड़ा कम, एक आध दो बंदे ही देखते हैं, बाकी तो रिकॉर्डिंग नहीं देखते। सर मेरा तो इशू होता है, तो मैंने तो शुरू से अब सारी रिकॉर्डिंग्स ही देखना स्टार्ट की हुई है, क्योंकि मैं तो 9 बजे के बाद क्लास नहीं ले सकती होती। तो अभी आपने देखना शुरू कर दी हैं रिकॉर्डिंग्स? यस सर, मैंने तो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं अपने नोट्स बना रही हूँ, तो इस वजह से बिल्कुल स्टार्ट से। ठीक है, ठीक है। तो फिर अपने नोट्स हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा भाई। जी सर, जरूर। तो हमारा आज का टॉपिक जहां तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरे पास बैटरी जितनी है उससे काम चलाएंगे। मेरा सेकंड चार्जर जो है जो लगा हुआ है, बट इट इज नॉट फंक्शनिंग, तो इसको तो मंडे को ही ठीक करवाएंगे। लेकिन जहां तक मुमकिन है, वी शुड कंटिन्यू। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू अंडरस्टैंड। everywhere you find the NAT, everywhere you find the PAT, and may I talk about the DHCP relay as well? Definitely we should. तो क्यों हम ये चीज पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि every device to be part of the internet, every device should have an IP address, should have an IP. इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि either it should have an IPv4 or IPv6 address, but NAT is more important from IP version 4, क्योंकि IPv6 में तो एड्रेसेस का we have a lot of IP addresses available, so the option for the requirement for NAT is not there. ठीक है? Ladies and gentlemen, we know that in case of the IPv4, we have an IP address which is, which is of 32-bit long. The length of the IP4 address is 32 bits. So theoretically, we can have 2 power 32 different options. And if I am not mistaken, और यहाँ पे मैं एग्जैक्ट बात करना चाहूंगा, probably it is 4.3 4.3 बिलियन। बिलियन। जी बिल्कुल। तो एग्जैक्ट आपको यहाँ बताने के लिए 2 की पावर 32 will be equal to, sorry, 4.3 बिलियन, 4.3 बिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2.3 सॉरी 4.3 बिलियन, 4.3 बिलियन एड्रेसेस हमारे लिए पॉसिबल है। फिर हमने कहा कि इनिशियली और स्पेशली इनिशियली इनको क्लासेस में डिवाइड किया गया, विच वाज ए बी सी डी एंड ई। और आपको पता है कि ए की जो क्लासेस हैं वो कहां से लेकर 0 से 126 तक, बाज बुक्स 127 भी कहती हैं। बी जो है वो 128 से स्टार्ट करता है। यानी कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल यू कैन हैव ए रेंज फ्रॉम 0 to 255। तो अगर हम इस कहें कि हमारा एड्रेसिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 0.0.0, सो डेफिनेटली शुड एंड एट 255.255.255.0, सॉरी .255। हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे कि नेटवर्क एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट सारे एड्रेसेस, यूजेबल एड्रेसेस क्या है, सारे एड्रेसेस हैं। So the range, if we take the whole range, this should be equal to this one, 4.3 billion, 4.3 billion। लेकिन हमने देखा कि इन क्लासेस की वजह से, और आपको ये भी पता है कि the IP addresses which we use are A, B, C, which are used for the public, while D is only for multicasting and E is only for experimental or future purpose, you may say. Furthermore, if, for example, if you take the example of IPv4 addresses, sorry, 50% of the addresses belong to A, and which means if you take the 50% of this 4.3 billion, so more than 2 billion addresses, 2.15 billion addresses are in class A. Now, अगर हम यहाँ पे देखें तो there are only 126 networks possible, only 126 networks possible in class A, with each network having 2 की power 24 minus 2 hosts, which is a very big number. If I am not mistaken, it is equal to 16 million. Every network will have 16 million approximately hosts. अब कौन सा नेटवर्क होगा जिसमें 16 मिलियन होस्ट होंगे? 16 मिलियन होस्ट होंगे। फिर हमने कहा कि जी मतलब किसी में, और लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में क्लास बी को देखें
तो क्लास बी में यू हैव अराउंड 16,000 नेटवर्क्स, 16,000 नेटवर्क्स, while each network have 2 power 16 minus 2 which is 65,500 approximately hosts. तो आप देख सकते हैं एक तरफ 65,000 है और एक तरफ 16 मिलियन है, लार्ज डिफरेंस। यानी अगर आपको 66,000 भी चाहिए इन शॉर्ट तो आपको ये लेना पड़ेगा। अगर आप 16 ओनली, इसका मतलब है क्या इस्तेमाल कर रहे हैं 65,000 और 66,000, यू कैन इमेजिन हाउ मेनी एड्रेसेस यू आर वेस्टिंग। सो दैट द रीजन मोर, मैं ये कह सकता हूं इसी तरह एक्सक्यूज मी सर, जी जेंटलमैन। सर आजकल जो एड्रेसिंग है वो तो क्लासलेस नहीं है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से हम क्लासलेस पे गए। यही मैं बताना तो चाहता हूं कि ABC को इनिशियल तो यही था ना जो मैं आपको बता रहा हूं। जब हमने देखा कि इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द IP एड्रेस आर वेस्टेड, फिर हमने कहा कि नहीं जी वी शुड गो फॉर क्लासलेस। तो चले जी, मैं इस बात को आगे नहीं लेकर जाता, मैं कहता हूं क्लासलेस एड्रेसेस की तरफ हम चलेंगे। हमने ये जो बार था /8 का, /16 का, /24 का, ये हमने मानने से इनकारी हो गए। नाइस। लेकिन फिर भी हमने कहा कि इस वक्त हमारे पास होस्ट की तादाद तकरीबन 20 बिलियन है। जो हमारे पास इंटरफेसेस हैं वो 20 बिलियन है। तो एड्रेसेस तो चले, अगर मैं ये ज्यूम करूं कि लॉस इज 0, विच इज नॉट द केस, तो अगेन still there are 4.3 billion addresses and you have 20 billion hosts or interfaces or requirement for the IP. So that was the reason कि हमने दो तरफ सोचना शुरू किया। एक तो हमने कहा कि जी हम एक न्यू IP स्कीम लेकर आना चाहते हैं, न्यू IP स्कीम लेकर आना चाहते हैं, and that scheme was named as IP version 6। हमने इसको बारे में पढ़ा हुआ है कि ये 128 बिट है, जो कि 2 पावर 128 अगर करें तो that becomes equal to probably 3 point something into 10 power 38। You can understand billion is जैसे मैंने यहाँ कहा 4.3 बिलियन, तो बिलियन is 10 power 9। तो आप समझते हैं कि अगर इवन एक 10 बढ़ता है, 10 power 10 होता है, 10 टाइम इंक्रीज, 10 power 11 होता है तो 100 टाइम इज इंक्रीज, 10 into 10। So you can understand how big this address scheme is। लेकिन साथ साथ हमारे साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने ये सोचा कि एग्जिस्टिंग जो है इनको कैसे बचाया जाए। तो हमारा एक RFC है जिसने स्टैंडर्डाइज किया, अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो 1819 उसका नंबर है या 1918 है, प्रॉब्ली व्हाटएवर इट इज, चेक कर लीजिएगा, प्रॉब्ली ये राइट है। इस RFC ने क्या कि जी एड्रेसेस को दो हिस्सों में तकसीम कर दो, एक को प्राइवेट कह दो और एक को पब्लिक कह दो। अब इस ABC तीनों में एक एक रेंज प्राइवेट के लिए अकॉर्डिंग टू दिस RFC मुख्तस कर दी गई। मिसाल के तौर पे क्लास A में 10 डॉट, आपको पता है कि मैंने जैसे कहा कि 0 से 126 का एड्रेस स्कीम जो है दैट बिलोंग्स टू A। तो इसमें 10.0.0.0 से 10.255.255.255 की एक रेंज मुख्तस कर दी गई इन क्लास A, विच इज पार्ट ऑफ ओनली एंड ओनली प्राइवेट एड्रेस। इसी तरह B में जो कि 128 से 191 तक है, इसमें एक रेंज को भी उठा लिया गया और इस रेंज का नाम रख दी, क्या रेंज दिया गया, 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255। ये रेंज B में से मुख्तस कर दी गई कि अगर ये कोई यूज करे तो ही डज नॉट हैव टू गो टू, और आपको पता है उस पर बात करता हूं कि पब्लिक IP एड्रेसेस कहां से आते हैं, अयाना से आते हैं। इस पे बात करता हूं, पहले प्राइवेट एड्रेसेस पे बात कर लूं। इसी तरह C में वेल नोन 192, तो 192.0.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 की रेंज मुख्तस कर दी गई फॉर ये तीन रेंजेस फॉर
प्राइवेट एड्रेसेस। लेकिन ये एड्रेसेस क्योंकि किसी के कंट्रोल में नहीं है, इनका ग्लोबली यूनिक होना इम्पॉसिबल, ग्लोबली यूनिक होना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि these addresses are used everywhere without any permission. Nobody is controlling them. We mean the same addresses might be used by electrical department, might be used by the computer system, might be used by agriculture university, might be used at your home, might be used in the other organizations, small businesses, wherever. Very simple. So they are not globally unique. That's the reason इसको इस्तेमाल करके हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये एड्रेस, मिसाल के तौर पे ये एड्रेस रेंज हम किसी जगह पे इस्तेमाल करें और यूनिकनेस होगी। तो जब यूनिकनेस नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे ये एक नेटवर्क है, ये एक दूसरा नेटवर्क है, ये एक तीसरा नेटवर्क है, और सब में ये मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान में है, लेट इट बी दिस इज इन जापान, लेट इट बी दिस इज इन जर्मनी, दो के एक ही मुल्क में मल्टीपल वो है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि अगर एक आप फेसबुक से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक ही एड्रेस है, तो फेसबुक किसको जवाब दे, इसको दे या इसको दे। इसलिए मतलब ये ग्लोबली, इसलिए हम कहते हैं ये राउटेबल ही नहीं है, नॉट राउटेबल नॉट। तो हमने ये तो कह दिया प्राइवेट एड्रेसेस लो, लेकिन हमने कहा अगर आपने लोकल एयर नेटवर्क का सिर्फ लोकल एयर नेटवर्क में काम करना है, नाइस, यू कैन यूज देम। लेकिन अगर आपने बाहर जाना है, जो कि जाना है, both stepped up. So, gentlemen, we were here and we were talking about the private addresses की importance पे we were talking, and we saw that these are not routable. Why? Because they are not globally unique. Globally uniqueness is impossible. Okay. फिर हमने कहा कि अगर हमें चाहिए आईपीस, तो हमने कहा कि ये तो कम है। वैसे मैंने भी कहा कि you will get the IP from IANA, और IANA ने भी, if you remember from your ITN course, you get this IP addresses by the 5 registries. Registries. And what are the name of these registries? Basically they are dependent upon the area. तो अगर हम registries की बात करें तो ये IP address registries for public IP address, to get the public IP address, number one is one which is dealing with the Africa, and it is called as the AFRI, NIC. Similarly, misal ke taur pe, if somebody from West Indies or somebody from Somalia wants to get the IP, or even today we have the Bashir here, this country is probably Somalia, am I right? Yeah. So Somalians will get the IP address from AFRINIC. Similarly, if you go for the Canada and US, so you will be going to ARIN. Then the third one is LACNIC, which is the Latin America, LACNIC, Latin America, like Brazil and all these countries. And then we have the Europe and Middle East,
and Middle East, and that part is governed by the registry, which is called RIPE, RIPENIC probably. And the last one is the Asia and Pacific, which is called APNIC, Asia and between Pakistan and Pacific region, and that is governed by the APNIC. So we can get the IP address from these registries, the public IP addresses. Furthermore, you must know that these public IP addresses are not given to the individual users, but these big registries give to the large ISPs. And then the large ISPs, with maybe the backbone ISPs, now these ISPs then give to smaller regional ISPs, then to the national ISPs, and finally it reaches to the end user. ठीक है? Is it clear? एक्सक्यूज मी सर। Yes, सर इसकी जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है सर ना, उसकी रेंज क्या होती है सर? नहीं, रीजनल जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्योंकि ये मैं IPv4 के लिए बता रहा हूं, तो उसके लिए उनके पास 4.3 बिलियन, आपने जैसे कहा कि 4.3 बिलियन एड्रेसेस थे, तो उन्होंने डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन और डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट और डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इन 5 रीजन्स में ये 4.3 बिलियन एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दी। You got the answer? बात समझ आ गई? यस सर, यस सर, यस। ये नहीं किया कि डिवाइड बाय 5 करा ना। मिसाल तो अफ्रीका में इट वाज स्लो, इवन अप टू 219 or 20 IPv4 addresses were available in the African region, but very earlier it was no more available in Canada, US and in the Europe and Middle East part. Why? Because यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा थी, वो ज्यादा था, ये नहीं कि वहां कम दिए गए थे, लेकिन लोगों ज्यादा डेवलपमेंट वहां पे हुई एंड द होल IP एड्रेस रेंज वाज कंज्यूम्ड। बात समझ आ गई? यस सर। Okay. Then is the ladies and gentlemen, okay. Then इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए कि एक तरफ आपके पास प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं आपके लैंड्स के अंदर, और वर्ल्ड जो है, क्लाउड जो है, वो आपसे मांगता है ओनली एंड ओनली पब्लिक IP एड्रेसेस। तो हमने क्या सोचा कि हम अपने एज रूटर के ऊपर क्यों ना एक ऐसा फंक्शन इंप्लीमेंट कर दें जो कि हमसे प्राइवेट एड्रेस ले और बाहर भेजते वक्त इसको पब्लिक IP में तब्दील कर दे, ट्रांसलेट कर दे, और जब जवाब आए तो पब्लिक IP से आए, और जब ये यहां पहुंच जाए इसको वापस प्राइवेट में कन्वर्ट करके इसको दे दिया जाए, प्राइवेट नेटवर्क को दे दिया जाए। जी जेंटलमैन। सर ये जो पब्लिक IP है ना, इसकी मतलब आखिरी रेंज और इनिशियल रेंज क्या होती है सर? पब्लिक IP एड्रेस चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उसका लेंथ 20, आपको पता है 32 बिट्स है। यही क्वेश्चन है, ये कुछ और है? यही तो सर, बस लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है सर। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपकी कंफ्यूजन अभी दूर करता हूं। देखिए यहाँ पे मैं अभी CMD में जाता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं IP config, ताकि ये कंफ्यूजन फॉर एवर दूर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि मुझे जो IP मिला हुआ है वो 192.168.18.6 192.168. जी सर ये तो क्लासेस में है ना, मतलब ये क्लास C है तो हमें पता चलता है, लेकिन मतलब लाजमी नहीं। यहाँ पे अगर मिसाल तो मैं UT, ये तो डिपेंड करता है इसने यहाँ पे क्लास C इस्तेमाल किया हुआ है। बाज़ वक़्त आप देखते हैं 255, 255.252 और IP एड्रेस ये रेंज इस्तेमाल हो रही है। Yes, it's possible. So same addresses which were in classes, लाजमी तौर पे कोई और एड्रेसेस तो नहीं आए बाद में, अगर हम, वरना क्लासेस खत्म हुई, हमने उनसे अपना रश। जी
सर ये जो प्राइवेट एड्रेसिंग है ना सर, ये पब्लिक भी ऐसी है सर, पब्लिक के लिए भी ऐसी है। बिल्कुल जी, यही मैं बताने लगा था। आपने मैंने अभी बताया आपको, उसकी तरफ आता हूँ, 1 मिनट मुझे दें। मैंने अभी बताया कि 192.168.0.0 से 192.168.255.255 क्या ये उस रेंज में आता है? यस सर। ओके, बस मेरा मसला रिजॉल्व हो गया। 1 सेकंड दें तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप भी कर सकते हैं मेरे साथ ये काम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस। तो ये मैं एड्रेस इंटर करता हूं और ये बता रहा है, क्योंकि मैं ये मेरा आईपी एड्रेस ये है, जो कि अच्छी बात है। इससे एक बात और भी समझ आ रही है कि नई कंपनीज, आप देख सकते हो कि मैं का इस वक्त मेरा जो ऑपरेटर है वो स्ट्रॉन्ग फाइबर है, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग फाइबर इज द न्यू कमर इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट as compared to PTCL or other companies like Vateen or like Y Tribe or like others. तो कहने का मकसद ये हुआ, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से इसको देखना चाहूं तो हो सकता है मुझे IPv4 एड्रेस भी मिला हुआ हो। अभी बता देते हैं, ताकि मुझे, क्योंकि मेरा इस वक्त इंटरेस्ट IPv6 में नहीं है, IPv4 में। चेकिंग IPv4, लेट्स सी जी। तो IPv6 में मुझे ये एड्रेस में, IPv4 में ग्लोबल यूनिक आईपी एड्रेस में मुझे ये मिला हुआ है 192.140। क्या ये प्राइवेट एड्रेस की रेंज में है? इज इट इन द प्राइवेट रेंज, बशीर? नो सर। नो। सो दिस इज it is a private IP, it is a public IP address. Can you see it? Does it have any difference with the, as compared to the numbers? मैं नहीं कह रहा, स्ट्रक्चर में कह रहा हूं। Is it have any difference in structure between, is there any difference in structure between the public and private addresses? स्ट्रक्चर तो सेम है सर, लेकिन ये जो नंबर है सर, ये रेंज की बात कर रहा था सर। रेंज तो मैंने कहा ना कि जो आपके सामने मैंने अभी, ये जो एड्रेस की रेंज है ये भूल जाएं। ये एड्रेस की रेंज जो मैंने अभी आपके सामने लिखी ये भूल जाएं। सर बाकी जितने भी हैं दे आर पब्लिक। सर ऐसा हो सकता है कि मतलब आप जो यूनिक पब्लिक आईपी है सर और जो प्राइवेट आईपी है दोनों सेम हो सकते हैं सर, ये तो भी प्रोबेबिलिटी है ना सर। नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आपका प्राइवेट एड्रेस है, मिसाल के तौर पे ये एड्रेस है, अभी हमने ये जूम किया, ये एड्रेस है, ये कभी भी ये एड्रेस क्योंकि इस रेंज में आता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस रेंज में आता है, इट इज ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज ए प्राइवेट एड्रेस। इट कैन नेवर बी द सेम एड्रेस, कैन नेवर बी द पब्लिक एड्रेस। मतलब सर इससे एक्सक्लूड करके बाकी जितनी भी है सर वो पब्लिक के लिए है सर। जी, इनको एक्सक्लूड कर दो और डी और ई को निकाल दो, यानी कि 224 से सही लेकर सर, सही 255 तक के एड्रेसेस को निकाल दो, उसको भी एक्सक्लूड कर दो। सही सर, सही सर, थैंक यू। अब बात क्लियर हो गई? यस सर, यस। वेरी नाइस। Is there any question from any other question from Bashir and or Usman? We have the fifth person as well. I don't know who it is. Probably it is Zishan. Yes. Clear is. It's clear. Nice. So हमने कहा कि हमारे पास इसका एक हल हमने ये ढूंढा कि इंटरनली तो हम पब्लिक आईपी एड्रेसेस नहीं इस्तेमाल कर सकते। मिसाल के तौर पे if you take the example of your UET, how many students are there? How many staff is there? Faculty is there? Probably you might need 5,000 addresses. So we cannot buy 5,000 addresses for you, for anyone. Any company can't do. That's the reason everyone is, even you have seen now that there is probably one or some addresses which are being bought by, in my case, Strong Fiber, and they are running the complete company. Thousands of users, while PTCL have a very large number as compared to NAT or as compared to the Storm Fiber. Do you got the point, ladies and gentlemen? Sorry, we don't have any lady today. Is yes, it clear? Sir. Okay, nice. Yes. Okay. अब इस चीज को, इसका मतलब है कि इस बात पे भी एग्री that we need a translation here. We need a translation here between the private and the public. Between the private and the public. Okay. Now, ladies and gentlemen, जैसे मैंने शुरू में लिखा कि this translator is called network address translation. Network address
definitely it is an IP address, which is a network address translation. Now, this is translation. Now, the types of NAT which are available are, number one, static NATs. The second one is dynamic NAT. And the third one is, may I call it NAT overloading, NAT overload or overloading. And in other words, I can call it a PAT, port address translation. And the third one is always in the network, this is implemented. The third one is mostly, but I should say somewhat, I can say in short, always this one we implement in our networks. We don't go for, और अभी आप देखेंगे the reason why we don't use the static or dynamic IPs, the NAT, sorry. Gentlemen, the first one definition is that you have a pool of IP addresses. You have 10 IP addresses or 100 IP addresses which are public, and you have 100 private IP addresses. So you map one private to one public. So only the translation is there. Baki, whenever you have maybe you have 200 other nodes as well, but these nodes only communicate within the LAN. Only these 100 the 100 devices talks to the outside world. So for these 100, I think it would be nice. Why we are doing this netting? Why not we should give these 100 IP addresses to individual 100 devices? Because it is a static mapping. That's the reason it is never implemented. Because translation has the disadvantages, for example, extra processing, security issues. So, but that is one of the definition, but not used, as I said earlier. Then is the second one is the dynamic routing. Routing, not NAT. Dynamic NAT. Sorry. Dynamic NAT. What is this dynamic NAT? This dynamic NAT, number two, is that you have a pool of, for example, like as we said earlier, 100 public IP addresses, 100 public IP addresses. And you have here 1000, for example, users, which are using private IP addresses. So that seems something good. The first one which will come will take any one from the pool. There is no static mapping here. It will take the first one available from the pool. The second user will come and will take the second from the pool. The third will take the third, and the 100th will take the 100th, and further it can't. So statistically, we find that not more than 100 user in this case will be going to the outside world. When any one of them will break the connection, the next 101 will take the opportunity. When another IP, anyone release the IP, 102 will take the opportunity, and this way, this works. But again, this is not preferred to use. So what is preferred? The third one. The preferred one is the third one, which we called as I said, NAT overload. NAT overload, which is also called as the PAT. So every institution use this. Every organization use this. What it is basically, very, very interesting, very important. Why? Because the same IP which I showed you here, which is being used by me, it is not only used by me, it is used by thousands of people simultaneously.
Exactly, I should say 65,000 people can use this only one IP address simultaneously. So that is the advantage. That is the advantage. So let's see how. Let's see how. Where is my whiteboard? Here. How it happens. Gentlemen, as the name represents, probably I have only one IP here. Like as you saw just now, only one. I can have more, but not required. Only one public IP address. So I let it be. I have 50,000 hosts. So you know, if you remember, we have talked about the transport layer, and the transport layer, this is my application layer, this is my transport layer, this is application layer, this is the transport layer. So what will happen? You know, these application talks to the transport layer, either TCP or UDP. So we have 60, we have the port number, source port and destination port numbers in the port numbers in the TCP header, and as well as in the UDP header, if you remember. And if you remember as well, these port numbers are 16-bit long. 16-bit long. And if it is 16-bit, we can have 2 power 16 options in a port, which is equal to 65,535. Agreed? सर ये समझ नहीं आया सर, दोबारा explain करें। अभी क्लियर करता हूं जी, नो प्रॉब्लम। यहां पे अगर क्लियर नहीं हुआ तो आई शो यू फ्रॉम हियर दी टीसीपी हेडर। देखिए, अगर आप इस फॉर्मेट, अगर आप ये इस हेडर के साथ, तो आपकी दोस्ती है ना, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अगर हो तो मुझे बात करें, आई एम हियर टू एक्सप्लेन। ये देखिए जी, ये है मेरा, मैंने क्लियर वर्जन इसकी तरफ उठाई ताकि आपको नजर आ सके। ये है जी आपका टीसीपी का हेडर। देखें, ये टोटल वर्ड का लेंथ आपको पता है 32 बिट्स होता है, तो इसमें 16 बिट सोर्स पोर्ट के लिए और 16 बिट किसके लिए? डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए। इसका मतलब अगर ये 16 बिट हैं तो दिस नंबर कैन बी फ्रॉम 0 अप टू 65,535। एम आई राइट? यस सर। वेरी नाइस। बस इसी को इस्तेमाल किया गया पैट में। किस तरह इस्तेमाल किया गया? यूं इस्तेमाल किया गया, यूं इस्तेमाल किया गया कि अगर ये मेरा डिवाइस है, यानी कि राउटर है जिसके ऊपर नेट कॉन्फ़िगर्ड है, या मैं कहूं सही कहूं तो पैट कॉन्फ़िगर्ड है, इसका एक आईपी मैंने एक्सपायर का लिया हुआ है, मैं वही आईपी रिपीट कर लेता हूं जो मैंने मेरे लिए इस्तेमाल हुआ है, और वो है 192.16। मैं पहले यहां लिख लेता हूं 192.140.148.165। तो जेंटलमैन, मैं यही आईपी एड्रेस अपने लिए यहाँ पे लिख लेता हूं ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। जेंटलमैन, ये जो 192.140.148.165 एक आईपी लिया, सिर्फ पब्लिक आईपी है, इसमें कोई शक नहीं है, पब्लिक आईपी है। अब लेट करो कि मेरे पास यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क में, लोकल नेटवर्क में 500 होस्ट्स हैं which are using private IP addresses। मिसाल के तौर पे फ्रॉम 190, या चलें हम यही ले लेते हैं, हम नंबर थोड़ा कम कर लेते हैं, 250 होस्ट हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 192.168.1.1 से एंड अप टू 192.168.1.250 तक, आसान करने के लिए रेंज ले ली। अब क्या होता है, जब भी कोई एप्लीकेशन बात करती है उसका पोर्ट नंबर भी होता है। लेट करेंगे जी, उसने पोर्ट नंबर इस्तेमाल किया 40, अगले ने इस्तेमाल किया पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल 50,000, कि हमने अभी पढ़ा है कि 65,000 तक कोई नंबर भी हो सकता है। इसके अलावा मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये 65,000 पोर्ट्स 3 रेंजेस में डिवाइड हुई हुई है, 0 से लेके 1023 तक, which is called as the well-known ports, well-known ports।
इसके अलावा 1024 से 49,000 अप्रोक्सीमेटली 100 तक, कुछ 100 से ज्यादा हैं, ये रेंज है कॉल्ड रजिस्टर्ड पोर्ट्स। और 49,100 अप्रोक्सीमेटली से 65,535 तक दे आर कॉल्ड टेम्पररी पोर्ट्स, जिसको एफिमेरल पोर्ट्स भी कहते हैं, एफिमेरल पोर्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी कोई एप्लीकेशन यहां से अपना डेटा भेजेगी तो किसी पोर्ट के जरिए भेजेगी। तो इसका मतलब ये, और आपने देखा होगा कि बल्कि सॉरी, आप में से कोई भी उसमें नहीं है मेरी साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में, वहां पे मैं एक जब भी किसी डिवाइस से कनेक्ट होता हूं तो मैं कंप्लीट आईपी एड्रेस के बाद उसका पोर्ट नंबर भी देता हूं, बल्कि आज का मैं नेक्सस पे काम कर रहा हूं और नेक्सस पे पोर्ट नंबर में 8834 इस्तेमाल करता हूं, यानी वो एप्लीकेशन ये पोर्ट नंबर इस्तेमाल करती है। इसका मतलब हर एक जो भी एप्लीकेशन बात करेगी किसी पोर्ट से करेगी। अब क्या होता ये है कि जब ये डिवाइस भेजता है, यानी कि ये नेट भेजता है, जो पोर्ट नंबर आपका यहाँ पे है, ये पोर्ट नंबर अपना ये उसको ऐड कर लेता है। इसका मतलब पहला यूजर का डेटा 192.168.148.165:40 पे, और कोई दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पे काम कर रही है तो 40 पे तो नहीं होगी ना, वो लेट करे 100 पे है, तो दूसरा ये बना देगा 192.140.148। जी सर, हर एक प्राइवेट आईपी यूज करेगा, उसके साथ एक पोर्ट होगा सर, वो पोर्ट इस्तेमाल करेगा सर बिल्कुल, पब्लिकली। क्योंकि आपके कंप्यूटर को ही नहीं पता कि ये पब्लिक आईपी है कि प्राइवेट है। आईपी एड्रेस बेसिकली इस फॉर्मेट में होता है, आईपी एड्रेस कॉलन पोर्ट। इस बात समझ आई? यस सर, यस। तो ये पोर्ट नंबर ये उठाता है एप्लीकेशन से नेट, और उसके साथ अपने आईपी, पब्लिक आईपी के साथ लगा देता है। अब ये जब जाए दुनिया के पास, तो दुनिया का हर राउटर इसको गुजारेगा, हर डेस्टिनेशन इसको रिसीव करेगा, और जब ये वापस जवाब भेजेगा तो लाजमी तौर पे इसी आईपी पे भेजेगा। जब इसी आईपी पे आएगा तो ये देखेगा किस पोर्ट से आया, ये उस पोर्ट के मुताबिक देखेगा कि इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स तो ये है, ये एड्रेस लगाकर, यही पोर्ट लगाकर, यानी जो डेस्टिनेशन की पोर्ट आएगी उसका पोर्ट लगाकर इसकी तरफ भेज देगा। यस सर, समझ आ गई सर, थैंक यू। इसको कहते हैं नेट ओवरलोड या पैट, क्योंकि यहाँ पे हम अब ट्रांसलेशन एड्रेस के साथ पोर्ट की ट्रांसलेशन कर रहे हैं। यहाँ का 40 आता है तो यहाँ उठा के लगा देते हैं, यहाँ से 50 आता है तो यहाँ 50 लगा देते हैं, यहाँ से 2 जो भी आता है वो हम यहाँ लगा के उसके बेस के ऊपर हम एक ही आईपी तकरीबन 65,000 होस्ट को उठाने के, और लेट करें आपका यूटी है तो अपने यूटी में 65,000 यूजर तो नहीं है, वन आईपी एड्रेस इज मोर देन एनफ। इसलिए जब मैं वहां से प्रैक्टिकली आपको काम करवाता हूं तो मैं सबको कहता हूं कि माई आईपी एड्रेस देखो, सबको एक ही एड्रेस मिलता है। सब हैरान होते हैं, क्या बात है जी, हमारा सबका आईपी एक है। जी बिल्कुल, आपका एक ही आईपी है। बात समझ आ गई? यस सर। सर, ये वेल नोन पोर्ट सिर्फ यूज होता है या मतलब रजिस्टर्ड पोर्ट भी इधर यूज हो सकते हैं सर? जी बिल्कुल, आपकी जो वेल नोन एप्लीकेशंस हैं जिनको स्टैंडर्ड के जरिए डिफाइन कर दिया गया है वो ये यूज करती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपका सीएमएस है, जिस यूटी में आप यूटी की एग्जांपल दे रहा हूं, आपका सीएमएस है, यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन चल रही है, तो आप अयाना के पास अपनी पोर्ट रजिस्टर करवा दो, और आप कहो कि ये मिसाल के तौर पे सिस्को का आप पढ़ रहे हैं ना, सिस्को का जो ऑथेंटिकेशन का जो सर्वर है, लाजमी तौर पे एक वेल नोन पोर्ट पे होना, वेल नोन पोर्ट पे तो नहीं हो सकता, तो वो रजिस्टर्ड पोर्ट पे है, और अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो उसका पोर्ट नंबर 1812 है, जो कि इस रेंज में आता है। लेकिन अगर आम यूजर है तो लाजमी तौर पे ना उसको रजिस्टर्ड चाहिए, ना मतलब ये दोनों फिक्स होगी ना, वेल नोन भी फिक्स है,
जैसे कल लास्ट टाइम हम काम कर रहे थे तो मैंने कहा था टेलनेट है तो पोर्ट नंबर 23 है, मैंने कहा था SSH है तो पोर्ट नंबर 22 है, मैंने कहा था कि अगर HTTP है तो पोर्ट 80 है, मैंने कहा था कि अगर HTTPS है तो पोर्ट 443 है,